नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस। 2018 DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपके मैथ्स के 12 क्वेश्चन आए थे। तो वही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और यही पैटर्न आपके जो होने वाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD उसमें रहने वाला है। तो लेवल देख लीजिएगा एक बार, 12 क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, दो पाइप A और B क्रमशः एक टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए तो कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में। और बी कितने घंटे में बढ़ता है? 8 घंटे में बढ़ता है। अब क्या कह रहा है, यदि इन्हें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है, एक एक घंटे के लिए इसको खोलते हैं और पहले ए को खोला जाए तो टंकी को भरने में समय लगेगा। देखो, ए 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में भरता है, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। तो ये टंकी की कैपेसिटी आ गई। अब देखिए, अगर हमारे को इसको ये निकालना है कि एक घंटे में कितना भरेगा, वर्किंग कैपेसिटी निकालनी है, तो 24 में 6 का भाग लगा दो तो कितना आएगा? 4। मतलब ए एक घंटे में कितना भरता है? 4। और बी एक घंटे में कितना भरेगा? 24 में 8 का भाग लगा दो 3, तो बी एक घंटे में कितना भरेगा? 3। तो देखिए, पहले ए खुला, कितना भरा पहले घंटे के अंदर? 4 भरेगा। फिर बी खुलेगा, फिर दूसरे घंटे के अंदर वो कितना भरेगा? 3 भरेगा। तो इस तरीके से 2 आवर में, 2 घंटे में आपकी कितनी भरेगी टंकी? 7। इसी तरीके से अगले 2 घंटे में वापस 7 भरी होगी और 2 घंटे में अगली 7 भरी होगी। तो कितना हो गया? 7 7 14 21। तो देखिए, 6 आवर में, 6 घंटे में ये कितनी भर चुकी है? 21। लेकिन टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 24। तो 24 में से 21 माइनस कर दो तो कितना बचा? 3 बचेगा ना। अब देखिए, ए बी हो गया, तो वापस कौन खुलेगा? ए खुलेगा। तो 3 को भरने में कितना समय लेगा 3/4। ठीक है, ये 1 घंटे में 4 भरता है, लेकिन भरनी कितनी है? 3 ही भरनी, तो कितना समय लेगा? 3/4। तो 6 दिन तो ये और 3/4 के, सॉरी 6 घंटे तो ये और 3/4 घंटे ये, तो टोटल कितना समय हो जाएगा आपके पास? 6 से ही 3/4 घंटे। मतलब इसको और क्या लिख सकते हो आप? 6 आवर 45 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर से, 1/3 भाग 30 किलोमीटर पर आवर से और शेष भाग 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। ठीक है, यदि पूरी यात्रा की उसकी औसत गति x किलोमीटर पर आवर थी, तो x किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो ये औसत गति निकालो आप, ये जो कंडीशन दे रखी है। तो औसत गति क्या होती है हमारे पास? देखो, औसत गति क्या हो जाएगी हमारे पास? औसत गति या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, टोटल जितनी डिस्टेंस और टोटल जितना टाइम उन्होंने लिया है। तो अब एक चीज देखिए, अब हमारे को डिस्टेंस दे नहीं रखी, तो हमको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये कितना है? देखो, स्पीड कितनी देगी? 40, 30 और 15, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो आप यहाँ डिस्टेंस क्या मान लो? 120 मान लो इस कंडीशन के लिए, तो मान लेते हैं। तो देखिए, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 120। अब कुल समय कितना लगेगा? वो क्या कह रहा है कि 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर से, तो 120 का 1/3 कितना हो जाएगा? 40। तो 40, तो समय कितना होता है हमारा? समय क्या होता है हमारे पास? टी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 40, तो इधर से निकाल लिया हमने। 40 तो कितनी दूरी और स्पीड कितनी थी? ये 40 प्लस दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 1/3 भाग 30 किलोमीटर पर आवर से, तो 1/3 हमने निकाला, अभी कितना आया? 40। तो ये 40 कितनी, किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बचो, अब देखो, 120 में से 1/3 40 आ गया, 1/3 40 आ गया, तो अब ये शेष बोल रहा है ना, तो शेष भाग कितना? 40 ही तो बचा होगा। और इसकी स्पीड कितनी थी हमारे पास? 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, इसको सोल्व कर लीजिए आप, आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, औसत गति आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 120 अपोन में 40/40 कितना आएगा? 1। 40/30 कितना आएगा? 1.33। और 40/15 कितना आ जाएगा? ये आपके पास 2.66। तो ये कितना आ जाएगा? 120/5। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आई? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर आ गई ना। तो अब एक चीज देखिएगा आप, क्या कह रहा है कि एवरेज एक्स की वैल्यू 100 हमारा आगे 24 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या कह रहा है? 144 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 144/24, तो कितना आ जाएगा ये? 6 आवर। तो कितना समय लगा हमारे को? 6 घंटे लगेंगे। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं, 40% लड़कियां, मतलब 40 का 40% कितना होगा? 16। तो बचे हुए लड़के हैं, तो बचे हुए लड़के कितने हो जाएंगे? 24। मतलब 16 लड़कियां और 24 लड़के हैं। यहाँ तो हमारे को कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे, एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 62 है। मतलब इन 40 का सबका एवरेज कितना हमारे को? 62 दिया हुआ है एक परीक्षा में। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 40 अधिक है, 40% अधिक है, तो मान लीजिए बॉयज बॉयज का अगर 140 है, तो लड़कियों का कितना रहा होगा? गर्ल्स का 100 ही रहा होगा ना।
रेशियो तो यही रहा होगा ना, 40% दे दिया, गर्ल्स का 100 है तो बॉयज का कितना रहा होगा 140। तो यहाँ से रेशियो निकाल दोगे तो कितना आएगा 7:5, मतलब ये एवरेज का रेशियो आ गया। अगर इसका बॉयज का 7x है तो गर्ल्स का कितना है 5x है। अब एक चीज देखिएगा आप, क्या कह रहा है वो, अधिक तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक निकालो, मतलब हमारे को कितनी 5x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो चलो निकालते हैं। तो देखो एवरेज क्या होता है आपके पास, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना होगा, देखो लड़कियां कितनी है 16, इनका एवरेज कितना है 5x, तो 16 × 5x प्लस टोटल लड़के कितने हैं 24, इनका एवरेज कितना है 7x, तो इनका सम कितना हो जाएगा 7x। तो ये तो हो जाएगा टोटल सम, और टोटल कितने हैं 40 है ना, और इनका एवरेज कितना देगा यही तो निकालना हमने। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये तो हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 40, और क्या आ जाएगा आपके पास एवरेज कितना दे रखा है हमारे को 62। सोल्व कर लीजिए इसको, 16×5 = 80, कितना आ जाएगा ये 80x। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 × 28 का 8, हासिल कर दो 168x, और ये 40 को उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 62 × 40। इसको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा हमारा 248x = 62 × 40। तो देखिए इसको काट दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये चार आएगा, 4 को वापस इससे काटोगे 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 10। और लड़कियों का एवरेज हमने कितना माना था 5x, ये तो था लड़कियों का 5x और लड़कों का 7x। तो x की वैल्यू अगर 10 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10, मतलब कितना हो जाएगा 50। तो लड़कियों का एवरेज कितना निकल के आया हमारे पास 50, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो ना इस स्टेप में, तो देखो एवरेज क्या होता है हमारे पास, राशियों का योग बटा टोटल संख्या, ठीक है। तो यह हमारे को ये सम ही तो निकालना था, तो सम क्या हो जाएगा एवरेज इंटू संख्या। तो 16 लड़कियां हैं और इनका एवरेज कितना था 5x, और इसी तरीके से लड़के कितने थे 24 थे और इनका एवरेज कितना हो जाएगा 7x। तो टोटल सम आ गया ना इन सबका टोटल सम ये आ गया। टोटल संख्या कितनी इनकी 40 है और एवरेज कितना दे रखा 62, तो ये निकाल सकते हैं ऐसे आराम से। अब देखिए आगे चलते हैं। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष हो और राशि 15,000 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई हो तो एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज की समतुल्य दर क्या होगी। अब देखिएगा यहाँ देखो आर कितनी दे रखी है हमारे को 20% वार्षिक है, और देखो राशि 15,000 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई, और मूलधन कितना दिया हमारे को यहाँ 15,000 है, ठीक है। और क्या कह रहा है समय कितना है t 1 ईयर है। अब देखिए ये क्या कह रहा है अर्धवार्षिक बोल रहा है ना, अर्धवार्षिक का मतलब समय तो कितना हो जाएगा आधा, मतलब अगर 1 ईयर है तो देखो अर्धवार्षिक कैलकुलेशन हो रही, मतलब एक साल में कितनी बार कैलकुलेशन होगी, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 2, और ये रेट कितनी हो जाएगी 20% वार्षिक दे रही, तो 6 महीने में कितनी लगेगी 10% ही लगेगी ना। देखो अर्धवार्षिक हो मतलब समय तो हो जाएगा दुगना और दर हो जाएगी आपकी आधी। तो अब एक चीज देखिएगा आप, दर कितनी है 10%, मतलब 2 साल और, तो ये समय की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 बार, ब्याज की कैलकुलेशन 2 बार होगी ना। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 10% रेट है। अगर आर आपके 10% है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे तो 10/100, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। मतलब अगर मूलधन 1 है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपके पास 1। तो इसी तरीके से देखो मैंने बेसिक कंसेप्ट से बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो मतलब एक साल के अंदर 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 11 चक्रवृद्धि ब्याज से, तो दूसरे साल भी कितनी होगी 10 की 11, अगर तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 10 × 10 100, मतलब 100 की वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज से कोई 100 रुपए 2 साल में 121 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे को मूलधन कितना दे रखा है 15,000, तो ये कितना गुना है 15,000, इसका कितना गुना है हमारा 100 का कितना गुना 15,000 है 150 गुना, ठीक है। तो इसी तरीके से 121 का 150 गुना कितना हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा 18,150। मतलब देखो पी अगर 15,000 है ना तो हमारा ये जो मिश्रधन निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 18,150। अब एक चीज देखिए कितना ब्याज आया है हमारे पास यहाँ 3,150, और हमारे को पूछा क्या है उसने, तो साधारण ब्याज की समतुल्य दर क्या होगी, तो निकाल लीजिए 3,150 ब्याज आया है ना। तो देखो साधारण ब्याज क्या होता है हमारे पास P × T × R, तो निकाल लीजिए साधारण ब्याज कितना 3,150, ठीक है। मूलधन कितना था ये आपके 15,000, समय कितना दे रखा आपको 1 वर्ष, और दर कितनी है आपके पास निकालनी है, तो निकाल लीजिए R/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 150 का जब आप 3,150 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 21 बार, तो ये R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 21%, और ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है। तो पहले हमने कैलकुलेट सीआई निकाल दिया। सीआई तो मतलब सीआई जब हमने सीआई से कैलकुलेट किया तो मिश्रधन कितना है 18,150, मतलब ब्याज कितना था 3,150। अब उसने पूछा है कि अगर 15,000 पर 18,150 अगर राशि बन रही है तो उस पर चक्रवृद्धि क्या उस पर साधारण ब्याज की दर क्या रही होगी, तो वो इससे आप निकाल लीजिए। इससे ब्याज हमारा इधर से निकल गया 3,150, तो इधर से हम निकाल सकते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूले से सीधा। आगे चलते हैं। यदि 81 और 256 का मध्य समानुपाती x है, देखो मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं, 81 अनुपात x अनुपात 256, ऐसे हम निकालते हैं मध्य समानुपाती। ये देख लेना, तो ये क्या आ जाएगा, इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, वही तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256 इंटू 81। अब देखो दोनों तरफ रूट कर लो तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा, 256 का रूट कितना आएगा 16 और 81 का रूट कितना आएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 144। इसी तरीके से वो क्या कह रहा है 16 और 36 का तृतीय समानुपाती। तो तृतीय समानुपाती हम कैसे निकालते हैं, 16 अनुपात 36 समानुपात 36, ये सेकंड वैल्यू ना, वापस इसी को रख दो और इधर x हो जाएगा। वापस इनको मल्टीप्लाई कर दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 16 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू 36। अब देखो इसको काटोगे 4 से तो 9 बार कटेगा, इधर वापस 4 है, 4 को वापस इसे काटोगे 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ 81। सॉरी ये y है ना हमारा, अच्छा इधर तृतीय समानुपाती y दे रखा है तो इसको आप y मान लीजिए। ठीक है, गलती हो गई हो, मैंने x ही लिख दिया y। तो अब इसने हमसे क्या पूछा है कि x रेशियो y क्या होगा, तो x रेशियो y क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 144, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 81। काट दीजिए, 9 से कटेगा ना, तो ये 9 छिंग 54 होता है, तो 90 और 54 कितना हो जाएगा 144, तो ये तो कितना बाहर चले 16, और इसको 9 से काटोगे तो कितना 9, तो ये कितना आया हमारे पास 16 अनुपात 9, और ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमिता स्थिर जल में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकती है। ठीक है, जब धारा की गति 1.2 किलोमीटर पर आवर है तब उसे एक स्थान जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसके आरंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी किलोमीटर में क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना, क्या कह रहा है कि अमिता स्थिर जल में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकती है। तो देखो नाव की चाल यू मान लीजिए, तो यू तो क्या दे रखा है आप लोग को 6 किलोमीटर पर आवर स्थिर, ये क्या है, ये नाव की चाल है आपके, और धारा की गति कितनी दे रखी है हमारे को v, धारा की गति को v मान लो, तो ये कितना दे रखा है 1.2 किलोमीटर पर आवर। एक चीज देखिएगा आप, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो देखो जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों u प्लस वी कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। और जब हम विपरीत दिशा में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा u माइनस वी, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये 2 पॉइंट है, यहाँ से एक बार तो हम गए धारा की दिशा में और वापस आए धारा के विपरीत दिशा में, तो देखो समय कितना लगा हमारे को 1 आवर। तो देखो स्पीड क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो टोटल हमारे को 1 आवर लगा है, क्या एक बार तो गए हैं और एक बार आए। जब हम गए हैं तो मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस डी मान लीजिए इन दोनों के बीच में, तो डी डिस्टेंस और स्पीड क्या थी हमारी जाते वक्त धारा की दिशा में तो कितनी थी 7.2 किलोमीटर पर आवर, तो 7.2। ठीक है, और वापस आते वक्त डिस्टेंस तो डी रही होगी ना, ये तो सेम ही थी, और आते वक्त धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी थी 4.8। अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो पॉइंट हटाइए, सोल्व करने में आसानी रहेगी, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, इधर से 10d कॉमन आएगा। तो देखो इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं, ये 1/10d, ये इधर से डी इंटू 10 कॉमन लेके इधर ले लीजिए, और ये इधर क्या बच जाएगा ये हमारे पास 1/72 प्लस 1/48। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 72 और 48 का एलसीएम 144, तो इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2 बार जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 2, 48 में इसका इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3, और ये नीचे क्या था 10d तो था ही। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा 5/144, तो 10d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसको उलट दिया तो इसको भी उलट दो 144/5, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से डी इक्वल टू 144/50। तो जब 144 में 50 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपके पास 2.88। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2.88 किलोमीटर, तो ये क्या आएगा ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमको टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ करके बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, और वैसे भी थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा ही था ज़्यादा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो गया था, क्योंकि यहाँ इसने वैल्यू पॉइंटों में दे दी थी। अगर यहाँ पॉइंटों में नहीं होती तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाता, कोई भी वैल्यू पुट करके हम सीधा 1 लाते और हमारा वैल्यू पुट करके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंटों में दे रखा तब क्या करना हमारे को सोल्व करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं आप, यदि ए बी से 20% अधिक है, ठीक है लिख देते हैं यहाँ ए और बी,
क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 120। अब अगली कंडीशन देखिएगा, बी सी से 20 कम है, यहाँ परसेंटेज नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि बी सी से 20 कम है, बी सी से 20 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। बी सी से 120 कम हो गया ना। अब क्या कह रहा है, डी ए से 25% अधिक है। डी क्या है, ए से 25% अधिक है। तो देखिए 120 का 25 पर क्या, हाँ 120 का 25% कितना होता है 30। तो ये क्या है, डी से 30 जाता है, तो 120 ये कितना हो जाएगा 150। अब देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या कह रहा है, बी डी का 66 से 2/3% है, तो बी डी का 66 से 2/3% है, तो ठीक है, ये ऑप्शन यही हमारा यहाँ मैच हो गया। कैसे हो गया, देखो ये इसका तीसरा हिस्सा है ना, तो ये 66 से 2/3% ही तो होगा, निकाल के भी देख लीजिए। 100 150 का कितना परसेंट है, निकाल के देख लीजिए। ठीक है, इसको काटोगे 2 बार, ये 3 बार, कितना आएगा 200/3। 200/3 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 66.66%, या इसको 66.66% को आप 66 से 2/3% भी तो ऐसे एक विशिष्ट ब्याज दर पर। और जब ब्याज वार्षिक समायोजित हो रहा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, 3 वर्षों में 4,460 और 6 वर्षों में कितना हो जाता है 6,690। देखो एक अमाउंट रहा होगा, वो 3 वर्ष बाद कितना हुआ 4,460, और उसके 3 वर्ष बाद वो कितना हुआ होगा 6,690। देखिए यहाँ भी 3 ईयर का गैप है और यहाँ पे भी 3 साल का गैप है। तो जब इनका रेशियो 2:3 आ रहा है ना, ये इसको काटोगे तो 2:3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसका रेशियो कितना 2:3 ही रहा हुआ ना। तो देखिए अगर 3 की वैल्यू 4,460 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4,460 बटा में 3 इंटू 2। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4,460 बटा 3 इंटू 2। इसको देखो, इसको सोल्व करिए, 0 2 सिंह 12 का 2 हासिल ऊपर 1, ये कितना आएगा 9 और 8। 8,920 में जब आप 3 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, ये हमारे पास देखो 2 बार जाएगा, फिर कितना 2 9, फिर 9 बार जाएगा, 2 और 2 फिर 7 बार जाएगा, और फिर कितनी बार 3 बार, और पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी तो उसको छोड़ दो। तो मतलब जो स्टार्टिंग वाला अमाउंट था ये कितना था हमारे पास 2,973 था। ठीक है, तो अब देखो 2,973 का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज निकालना हमारा कितना 10, रेट तो कितनी है 10, समय कितना दे रखा है 4.5 वर्ष, मतलब 9/2 लिख सकता हूँ, और बाई इसको क्या कर दीजिए 100। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27 का 7 हासिल ऊपर 2, 9 7 कितना हो जाएगा 63, 63 और 2 65 का 5 हासिल ऊपर 6, 9 9 81 81 और 6 कितना हो जाएगा 87 का 7 हासिल ऊपर 8, 8 दूनी क्या, फिर क्या हो जाएगा ये 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 18 और 8 26, और डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 10। तो देखिए 26,757 में आप सबसे पहले तो 2 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा ये आपके पास 26,757 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा इसका आधा कर दीजिए, एक बार जाएगा। ठीक है, फिर क्या 6 बचा तो कितना जाएगा 3 बार जाएगा, फिर 7 में कितना बार 3 बार जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 और 5 तो कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा आपके पास 1। तो देखो 1 3, देखो इसमें कितने एक बार, एक और 7, फिर कितना 8 बार, फिर ये 2 बचा, तो ये कितना 1 3 3 7 8 हो रहा है। और नीचे 10 है ना, तो 10 से एक और हटेगा तो ये कितना आ जाएगा 1337 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 1337.8 के समथिंग आएगा। ऑप्शन में आपको 1338 दे रखा था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सीधा सा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 2,973 रुपये का 10% प्रतिवर्ष की दर से 4.5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1338 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जार में 2 द्रव ए और बी रखे हुए हैं जिनमें बी की सांद्रता 20% है। मतलब ठीक है, एक जार है जिसमें ए प्लस बी है और उसमें बी कितना है 20% है। ठीक है, जब विलियन के 10 लीटर को बी की समान मात्रा में बदल दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आरंभ में विलियन में ए की मात्रा क्या थी। अब देखिए मान लीजिए 100 कुल द्रव था आपके पास, ठीक है, जिसमें से क्या कह रहा है वो 20%, तो क्या है आपके पास बी था। ठीक है, तो 20 अगर बी है तो ए कितना होगा 80, तो इनका रेशियो कितना आया हमारे पास 4:1। मतलब हमारे को ये तो पता चल गया कि स्टार्टिंग में ए और बी कितने हैं, ए 4 है तो बी 1 है। तो देखो अब इसको ऑप्शन से करना है, आप एक बार ऑप्शन ए उठाओ एक बार। ठीक है, अगर ए की वैल्यू, अगर आप वो पूछ रहा है ना ए की मात्रा क्या थी स्टार्टिंग में, तो अगर ए की मात्रा 16 थी तो बी कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, वो क्या कह रहा है कि विलियन से 10 लीटर निकाल के, अगर इसमें से ये टोटल कितना हो रहा है हमारा 20 लीटर, 20 लीटर में से अगर मैं 10 लीटर निकालता हूं तो देखिए इसका रेशियो क्या 4:1, 4:1 है ना। तो ये 10 लीटर में ए और बी की मात्रा भी तो 4:1 के में निकलेगी। मतलब ए तो कितना निकलेगा 8 और बी कितना निकलेगा 2। अब देखिए
जब 16 में से 8 निकल गया तो ये 16 बचा कितना, 8। ठीक है, इसी तरीके से आपके 4 में से क्या हुआ, 2 तो ये निकाल दिया, लेकिन सारा वापस इसको बीबी तो बना दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। मतलब ये 16:4 आपके कितने में बदल गया, 8:12। तो ये कितना हो रहा है आपके पास, 2:3 हो रहा है ना। ऑप्शन में ये तो दे रखा है 2:3 हो जाता है। तो ये हमारी जो ऑप्शन ए है ना, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ मुझे देखने से ही पता चल गया था, या तो ऑप्शन आपके 16 होगा या 20 होगा। क्यों, क्योंकि 16, देखो 16 में क्या होता है आपके, अगर ये 4 था तो ए क्या हो जाएगा, 20। 4:1 यहाँ 20 बन रहा है ना आपके, तो हमेशा आपके कैलकुलेटिव से आप समझ में जाओगे। अगर ये 20 होता तो ये 4:1 होके क्या हो जाता है, ये 20 था तो ये क्या होता आपके पास 5, ये 16 था तो ये क्या होता 4। इससे भी हम, अगर इससे नहीं होता तो फिर हम इससे करके देखते। तो हमारा 16 से हो गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। पी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। क्यू पी से 50% अधिक दक्ष है। ठीक है, क्यू जो है वो पी से कितना है, 50% अधिक दक्ष है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, अगर पी एक दिन में 100 काम करता है तो क्यू एक दिन में कितना काम कर देता है, 150 काम कर देता है। ये कहना चाह रहा है ना, पी अगर 100 काम कर रहा है तो क्यू कितना कर रहा है, 150 काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए टोटल काम हम मान लेते कितना, 300। तो ये एक दिन में ये कितना करेगा, 300, और ये एक दिन में कितना करेगा, सॉरी ये 3 करेगा और ये करेगा 2। लेकिन एक्चुअल में ये 3 की वैल्यू दी कितनी भी हमें, 15। तो यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये कितना 5 गुना है ना, तो ये भी कितना 5 गुना हो जाएगा 10। तो मतलब पी अगर एक दिन में 15 काम करता है तो क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब पी काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो देखो पी पूरे काम को 15 दिन में करता है और क्यू उसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब वो क्या कह रहा है, ये टोटल इनके डे आ गए, तो टोटल 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। 30 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो पी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, और क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। 30/15 2, 30/10 3। ठीक है, तो अब देखिएगा आप, वो क्या कह रहा है, पी काम करना शुरू करता है और 3 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो 3 दिन में इसने कितना काम किया होगा, एक दिन में 2 काम करता है पी, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3 × 2 टोटल 6 काम। अब बचा कितना काम है, टोटल काम कितना आपके पास 30। 30 में से पी कितना करके चल गया 6, तो बचा कितना 24। अब ये पूरा किसको करना है, आपके क्यू को करना है, तो बचा हुआ काम 24। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, 24/3, तो ये कितना हो जाएगा 8 दिन। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इसका क्यू कितने दिन में पूरा करेगा उस काम को, 8 दिन में। एक व्यापारी अपने सामानों पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य उसका 100 है तो अंकित किए कितना किया उसने, मार्क प्राइस उसने कितनी लिखी है उस पर, 140 रुपये लिखी है। मतलब 100 का अगर सामान है तो 140 उसने लिखा है। अब क्या कह रहा है कि वह 75% सामान अंकित मूल्य पर बेचता है। अब देखिए अंकित मूल्य पर बेचता है मतलब 140 रुपये का टोटल मार्क प्राइस है, तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 105। तो ठीक है, 105 को तो उसने कितना 105 में ही बेचा है ना, सीधा जो मार्क प्राइस था उसका उस पर बेच दिया। अब बचा किसका इतना, इसमें कितना बचा उसका 25%, 140 का 25% कितना हो जाएगा 35। अब वो क्या कह रहा है, इस पे वो क्या कह रहा है, उससे सामान 80% की छूट पर बेचता है। तो 140 जो मार्क प्राइस वाले सामान, तो 105 मतलब इसका 75% तो उसने मार्क प्राइस पे बेच दिया, और इसका 25% उसने क्या करा 80% की छूट पे। तो 35 का 80% कितना आ जाएगा, निकलेगा 35 का 80% आप निकालोगे तो कितना आएगा 28। तो वो 35 में से जब उसने 28 की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी, 35 में से 28 में माइनस कर दिए होंगे तो कितना 7 में बेचा होगा ना। तो देखो टोटल कितना आ जाएगा, 105 और 7 कितना 112। मतलब 100 के सामान पे उसको मिला कितना है, 112 ही तो मिला है। तो 112 मिला है तो कितना 12 ज़्यादा मिला है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12% का प्रॉफिट हो जाएगा इस पूरे सौदे में, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब πr² इक्वल में किसके, आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई के। ठीक है, यही तो दे रखी है कंडीशन हमको। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये आयताकार मैदान है इसका परिमाप कितना दे रखा है आपको, इसका परिमाप आपको दे रखा है 400। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना 14:11। तो ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितने निकल के आ जाएगी आपके यहाँ से 200 निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर परिमाप 400 तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी 200, और ये 14:11 के रूप में लंबाई और चौड़ाई। तो ये देखो 200 को 14:11 के अनुपात में जब आप डिवाइड करोगे
तो 14 की वैल्यू तो कितनी आएगी आपके पास, 14 आटा 112, और लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास 88। मतलब देखो सीधी सी वैल्यू क्या आपके पास 22/7, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल में क्या दे रखा है आपके पास, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपके पास 112 और चौड़ाई कितनी दे रखी 88। इसको देखो काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 4 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 112 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा आप, 112 को आप और क्या लिख सकते हो, आप आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो 112 को 16 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7। अब देखो दोनों तरफ रूट कर लीजिए, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट करेंगे तो 4, 7 और 7 का रूट क्या हो जाएगा 7, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो आर की वैल्यू कितनी है 7 चौक 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 28 दूना, देखो 7 चौक 28, 28 दूनी 56। ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपके पास 56 मीटर। अब परिधि क्या होती है आपके पास 2 पाई आर, तो निकालना है क्या आपको 2 पाई आर निकालना है, तो निकाल दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 56। इसको काटो कितना आएगा 7 8 56, 8 दूनी 16, तो कितना आएगा 22 इंटू 16। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 16 16 16 दूनी 32 का 2, हासिल ऊपर 3, 16 दूनी 32 और 3 35, तो ये कितना आ जाएगा 352 मीटर, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में, तब तक के लिए धन्यवाद।